स्टोरी स्टार्ट होती है एक स्मॉल विलेज के स्पेशल ट्रेनिंग कैंप से। इस कैंप के अंदर बहुत सारे छोटे बच्चे हैं। कैंप की बॉस लेडी उन सबको बोलती है कि उनकी फैमिलीज ने ऑलरेडी उन्हें गोस्ट कर दिया है, बेसिकली डंप कर दिया है, और अब से वही उनकी अकेली मॉम है। वो क्लियर कर देती है कि यहाँ से एस्केप करने का थॉट भी माइंड में लाना बेकार है। उन सारे बच्चों के बीच एक छोटी लड़की थी जिसके चेस्ट पर नंबर 10 लिखा हुआ था। इस रिवील के बाद काफी साल बीत जाते हैं और स्टोरी शिफ्ट होती है एक फैमिली पर जो अपनी वैन में लेट नाइट ट्रैवल कर रही है, एक पूरी नई सिटी में मूव हो रही है। एक बंदा जिसका नाम चू है अपने बच्चों को बोलता है कि नए स्कूल में कोई लफड़ा मत करना। वो समझाता है कि अगर कोई फाइट करने आए तो बस मार खा लेना, एक्सेप्ट कर लेना, पर अपनी पावर्स कभी यूज मत करना क्योंकि उनकी मॉम सब हैंडल कर लेंगी। अपेरेंटली इस घर में डिसिप्लिन नेक्स्ट लेवल है। बेटे का नाम बैम बैम है और छोटी बहन का नाम बिम बिम। ये फैमिली बाकियों की तरह नॉर्मल नहीं है। फैमिली के हर मेंबर के पास कोई ना कोई सुपर पावर है। जब मॉम सूरी वैन ड्राइव कर रही होती है तब उनकी कार अचानक दूसरी गाड़ी से क्रैश हो जाती है। नई सिटी में पहले ही दिन उनका वेलकम काफी रफ और अनप्लेजेंट होता है। सीन कट होता है इंस्पेक्टर कैंग पर, जो फुल स्ट्रेस में है क्योंकि सिटी में एक साइको सीरियल किलर घूम रहा है जिसने ऑलरेडी 9 लोगों को टपका दिया है। उसी दिन एक डर से कांपती हुई मॉम पुलिस स्टेशन आती है अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने। सीरियल किलर की वजह से उसका फियर ऑब्वियस है। सीसीटीवी फुटेज चेक की जाती है और उसमें साफ दिखता है कि कोई उस लड़की को फॉलो कर रहा था गायब होने से जस्ट पहले। मीनवाइल सूरी फैमिली अपनी पहली सुबह शुरू करती है नई सिटी में। ये बच्चों का स्कूल का भी पहला दिन है। सूरी बैम बैम को बोलती है कि वो एक गुड बॉय है और प्रॉमिस करती है कि वो यूज लैपटॉप दिलाएगी। वो ये भी बोलती है कि अगर स्कूल में कुछ भी वियर्ड हो तो सीधा उसके पास आए। उसी मोमेंट बिम बिम पोल तरीके से बोलती है कि गुड मदर बनने का नाटक बंद करो और पॉइंट आउट करती है कि वो उनकी रियल मॉम भी नहीं है। बिम बिम उससे कभी ठीक से बात नहीं करती क्योंकि सूरी उसकी बायोलॉजिकल मॉम नहीं है। इस रिजेंटमेंट की वजह से बिम बिम ब्रेकफास्ट खाने से भी मना कर देती है। ग्रैंडफादर सूरी को एडवाइस देते हैं कि जब तक बिम बिम को फैमिली का सच नहीं बताया जाएगा वो ऐसे ही बिहेव करेगी। मीनवाइल स्कूल के पहले ही दिन टोनी नाम का एक लड़का बैम बैम को हरास करता है। टोनी और उसके फ्रेंड्स बैम बैम को खींच के स्कूल रूफटॉप ले जाते हैं। वहां बैम बैम टोनी के एक फ्रेंड को बुरी तरह काट लेता है। उसके बाद टोनी और उसका गैंग बैम बैम को गंदा वाला मारते हैं और वही छोड़ देते हैं। जब वो चले जाते हैं बैम बैम खड़ा होता है और पंचिंग मूवमेंट्स प्रैक्टिस करने लगता है जैसे इमेजिनरी एनिमी से शैडो बॉक्सिंग कर रहा हो। लूना नाम की एक लड़की चुपके से उसे देखती है और सोचती है कि मार खाने के बाद ये लड़का पक्का पागल हो गया है। Apparently, coping mechanisms काफी क्रिएटिव हो सकते हैं। घर वापस आकर सूरी फैमिली ग्राउंड फ्लोर पर एक एनिमल हॉस्पिटल खोलती है पैसे कमाने के लिए। उनका लैंडलॉर्ड पार्क अपने बीमार कुत्ते के साथ आता है और बताता है कि प्रॉपर्टी एक्चुअली चर्च की है और रिलीजियस काम के लिए डोनेट की गई थी। बेसिकली क्लियर करता है कि वो एक पास्टर है। जल्दी ही उसे एक कॉल आती है कि उसके चर्च का एक मेंबर काफी दिनों से मिसिंग है। वो तुरंत जल्दी में निकल जाता है। स्कूल में टोनी दूसरे सिबलिंग को भी नहीं छोड़ रहा और वो चुपके से बिम बिम की फोटोज लेता है बिना उसकी मर्जी के। बिम बिम यूज वार्न करती है कि डिलीट कर दे वरना सीन बुरा होगा। उसी वक्त बैम बैम रूफटॉप से क्लासरूम वापस आता है। टोनी उसका मजाक उड़ाता है ये रूमर्स फैला के कि बैम बैम ने पिछले स्कूल में एक स्टूडेंट को मार दिया था और हंसता है कि वो कितना वीक दिखता है और पहले ही दिन पिट गया। क्लास मॉनिटर सोक बीच में आता है और टोनी को स्कॉल्ड करता है। ऑर्डर देता है कि शो ऑफ बंद करे और अपनी सीट पे वापस जाए। टोनी तुरंत मान जाता है और शांति से बैठ जाता है। केस इन्वेस्टिगेट करते हुए इंस्पेक्टर कांग उस पहाड़ी पर जाता है जहां मिसिंग लड़की लास्ट देखी गई थी। उस वहां बाइंडिंग केबल का एक टुकड़ा मिलता है जिससे वो कन्विंस हो जाता है कि ये सीरियल किलर का ही काम है।
जब वो अपने सीनियर ऑफिसर को रिपोर्ट करता है तो सीनियर डर जाता है, रियलाइज करके कि किलर ने उनका डिस्ट्रिक्ट चूज किया है अपना हंटिंग ग्राउंड बनाने के लिए। काम कंक्लूड करता है कि किलर पक्का कोई गाड़ी यूज कर रहा है बॉडीज डिस्पोज करने के लिए, क्योंकि सिटी के अंदर और बाहर जाने का बस एक ही रास्ता है, तो गाड़ी कहीं ना कहीं सीसीटीवी में दिखनी चाहिए। वापस एनिमल हॉस्पिटल में पता चलता है कि उन्होंने एक इंसान को एनिमल केज में बंद कर रखा है। ग्रैंडफादर बोलते हैं कि जो रेता उन्होंने फैलाया है उस साफ करना पड़ेगा। ग्रैंडफादर फिर बाहर जाते हैं, सारे स्ट्रीट कैमरास को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं और उनकी पोजीशंस अपनी डायरी में नोट करते हैं। पास्टर अपने चर्च मेंबर्स को इकट्ठा करता है और वार्न करता है कि उनकी एक लड़की को किलर ने किडनैप कर लिया है। वो सबको रिक्वेस्ट करता है कि अलर्ट रहे और रात को अकेले बाहर ना निकले। स्टोरी फिर इंट्रोड्यूस करती है एक गैंगस्टर चॉय को, जो अपने ही होटल में डिनर कर रहा है अपनी गर्लफ्रेंड गिल्जा और उसके हस्बैंड किम के साथ। किम को कोई आइडिया नहीं है कि उसकी वाइफ चॉय के साथ इन्वॉल्व है, क्योंकि वो अपनी ही लग्जोरियस लाइफ में बिजी है। वो सीरियल किलर को लेकर गुस्से में है, क्योंकि उन्होंने चर्चेस बनाने के बहाने बहुत सारी जमीन खरीद रखी है। उनका प्लान था कि डेवलपमेंट शुरू होते ही जमीन महंगे दाम में बेच देंगे, लेकिन किलिंग्स की वजह से सब कुछ रुक गया है। पास्टर भी उनकी इलीगल डीलिंग्स का पार्ट है, रिलीजन को कवर की तरह यूज कर रहा है, जबकि वो अपना बिजनेस चला रहे हैं। मीनवाइल स्कूल में टोनी बिम की फोटोज को एडिट करके ऑब्सीन इमेजेस बना देता है और यूज ब्लैकमेल करता है, फोर्स करता है कि वो उसके हाइडआउट पर आए। उसके फ्रेंड्स भी वहां होते हैं, पर बिम पूरी तरह फियरलेस रहती है। वो यूज याद दिलाती है कि उसने फोटो डिलीट करने की वार्निंग दी थी। टोनी धमकी देता है कि अगर उसने बात नहीं मानी तो वो उन्हें ऑनलाइन अपलोड कर देगा, पर पैनिक करने के बजाय बिम हंसने लगती है। उधर बैम घर जा रहा होता है जब लूना यूज बताती है कि उसकी बहन डेंजर में है और टोनी यूज ले गया है। बैम कामली यूज करेक्ट करता है, बोलता है कि बिम उसकी छोटी बहन है और डेंजर में वो नहीं बल्कि वो लड़के हैं। दूसरी तरफ बिम रियलाइज करती है कि अब कोई ऑप्शन नहीं बचा और डिसाइड करती है कि उस बेवकूफ लड़के को सबक सिखाना पड़ेगा। वो टोनी को इतनी जोर से किक मारती है कि वो हवा में उड़ता हुआ जाता है। वो गिरता है और तुरंत बेहोश हो जाता है। ये देखकर बाकी लड़के तुरंत भाग जाते हैं। उसी वक्त बैम भी वहां आता है और बिम को बताता है कि टोनी ने ये काफी दूसरी लड़कियों के साथ भी किया है, उनकी फोटोज ऑनलाइन स्प्रेड करके। वो टोनी को एक डिस्कस्टिंग क्रीप बोलता है, पर सजेस्ट करता है कि उसे मॉम के पास ले चले, क्योंकि उन्होंने बिम को बोला था कि ऐसी सिचुएशंस वो खुद हैंडल करेंगी। मीनवाइल चोई के घर पर सोरी चोई को सिचुएशन एक्सप्लेन करती है। वो यूज बताती है कि बच्चों के बीच फाइट हुई थी, तो वो टोनी को घर ले आई शांति से समझाने के लिए कि लड़ाई करना गलत है। वो ऐड करती है कि टोनी अचानक बीमार फील करने लगा, तो उसने यूज दवाई दी और सोने दिया। उठने के बाद वो अजीब बातें करने लगा कि उसका पैर कट गया है। वो सजेस्ट करती है कि शायद यूज कोई कंडीशन हो, हालांकि वो श्योर नहीं हो सकती क्योंकि वो बस एक एनिमल डॉक्टर है। ये सुनके चॉय अपने बेटे के लिए काफी वरीड हो जाता है। बाद में सोरी घर वापस आती है और अनाउंस करती है कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और सब ठीक से हैंडल हो गया है। स्कूल जाने से पहले बैम अपनी मॉम को बोलता है कि उन्होंने इनक्रेडिबल काम किया। बैम को ऑलरेडी उनकी पावर्स के बारे में पता था, बचपन में उन्हें यूज करते हुए देखा था। बिम हालांकि अभी भी शक से देखती है, सोचती है कि उसकी मॉम सच में कौन है और ये पावर्स कहाँ से आई। वो सवाल करती है कि उनकी फैमिली की कोई फोटोज क्यों नहीं है और उन्हें कभी लेने क्यों नहीं दी जाती। बैम यूज दिलासा देता है, बोलता है कि वो मॉम को जज करने में थोड़ी ज्यादा हाश हो रही है। वापस हॉस्पिटल में पास्टर अपने कुत्ते को चेक करने आता है गिल्जा के साथ। कुत्ते पे फोकस करने के बजाय गिल्जा हॉस्पिटल में घूमने लगती है, सब कुछ ध्यान से इंस्पेक्ट करती है।
चॉय ने यूज बताया था कि टोनी इस एनिमल हॉस्पिटल से वापस आने के बाद अजीब बिहेव करने लगा था, जिसने यूज सस्पिशियस बना दिया। वो केज कवर करने वाले कपड़े को हटाने की जिद करती है। चू यूज रोकने की कोशिश करता रहे, पर वो यूज खींच देती है, लेकिन केज पूरा खाली होता है। चू चुपचाप सोचता है कि आदमी कहाँ गया। पास्टर और गिलजा के जाने के बाद चू सॉरी से पूछता है कि क्या उसने उस आदमी को पनिश किया और जाने दिया। सॉरी जवाब देती है कि उसने यूज नहीं जाने दिया, और सजेस्ट करती है कि ये शायद उनके बच्चों का काम हो। चू पैनिक करता है, डरता है कि वो आदमी पुलिस को रिपोर्ट ना कर दे। सॉरी कामली रिस्पॉन्ड करती है कि अगर यूज पुलिस बुलानी होती तो वो बहुत पहले कर चुका होता। स्कूल में बैम बैम लूना की सारी ऑब्सीन फोटोज सोशल मीडिया से डिलीट कर देता है और अकाउंट में वायरस इंजेक्ट कर देता है, ताकि जो भी इमेजेस खोलने की कोशिश करे वो उन्हें डिलीट ही कर दे। बात यह है कि बैम बैम एक्चुअली एक जीनियस है जो टेक्नोलॉजी को जैसे चाहे मैनिपुलेट कर सकता है। तभी टोनी का एक फ्रेंड बिम बिम के पास आता है और बताता है कि क्लास मॉनिटर उससे मिलना चाहता है। रियलिटी में सेक एक्सट्रीमली खुश है ये सुन के कि बिम बिम ने टोनी को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। इस बात को सेलिब्रेट करते हुए वो बिम बिम को स्कूल का बॉस डिक्लेयर करता है और बोलता है कि अब से वो डायरेक्टली उसके अंडर काम करेगी। बैम बैम भी सीन पे पहुंचता है और मन ही मन खुश होता है, यह रियलाइज करके कि सियोक स्कूल का रियल गैंगस्टर है। वो सोचता है कि अगर इस बंदे को गिरा दिया तो पूरे स्कूल पर राज करना इजी होगा। अपेरेंटली बैम बैम का दिमाग ऑलरेडी स्कूल का हॉस्टाइल कॉर्पोरेट टेकओवर प्लान कर रहा था। मीनवाइल ऑफिसर कैंग सीसीटीवी फुटेज से एक सस्पेक्ट आइडेंटिफाई करता है। वो लड़का उस रात मिसिंग लड़की को फॉलो कर रहा था। हालांकि वो मेंटली वीक निकला और एक्सप्लेन किया कि वो बस लड़की का फोन वापस करने की कोशिश कर रहा था। उसके हिसाब से लड़की डर के भागती रही और फिर एक आदमी आया और उसे अपने साथ ले गया। उसने अज्यूम किया कि वो आदमी उसका बॉयफ्रेंड था। सच में वो आदमी किलर ही था। वही आदमी जो एनिमल हॉस्पिटल के केज में बंद था। वही आदमी जो एक्सीडेंटली सॉरी से टकराया था। उस रात उसने लड़की का मर्डर किया और उसकी डेड बॉडी अपनी कार में ले गया। बाद में उस रात बैम बैम और बिम बिम के पेरेंट्स दोनों बच्चों से पूछते हैं कि केज से आदमी को किसने छोड़ा, और तुरंत सच मांगते हैं। दोनों मना कर देते हैं। ग्रैंडफादर सबको डांटते हैं, पूछते हैं कि ये फैमिली आपस में क्यों लड़ती रहती है। फिर वो एक नया रूल अनाउंस करते हैं कि सबको एग्जैक्टली एक सवाल पूछने का चांस मिलेगा। बिम बिम अपनी मॉम से पूछती है कि वो सच में कौन है। ग्रैंडफादर सॉरी को सिग्नल देते हैं सच बताने के लिए। सिर्फ फैमिली अपनी बॉडीज पर मार्किंग्स रिवील करती है। सोरे के चेस्ट पर नंबर 10 है और चू के पास नंबर 9। सोरी एक्सप्लेन करती है कि बचपन में उसे एक स्पेशल ट्रेनिंग कैंप ले जाया गया था, जहां उन्हें लोगों से सच उगलवाना और डिजर्विंग लोगों को पनिश करना सिखाया गया था। हालांकि वो अपने बच्चों के लिए वो लाइफ कभी नहीं चाहती थी, तो वो उनके साथ कैंप से भाग गई। ये सुन के बिम को फाइनली समझ आता है कि उनकी फैमिली एक सिटी से दूसरी सिटी क्यों मूव करती रहती है, पकड़े जाने से बचने के लिए कॉन्स्टेंटली छुपते हुए। उसी वक्त किलर उन्हें कॉल करता है। चू उसकी आवाज़ पहचान नहीं पाता, पर कॉलर रिवील करता है कि वो वही आदमी है जिसे चू ने पहले बुरी तरह पीटा था, और क्लेम करता है कि उसने सॉरी ने टोनी के साथ जो किया सब रिकॉर्ड कर लिया है। लेकिन जब वो रिकॉर्डिंग चेक करता है, कुछ अजीब नहीं दिखता। गुस्से में किलर उन्हें बोलता है कि उसने अपनी कार की ट्रंक में एक गिफ्ट छोड़ा है। जब वो उसे खोलते हैं, उन्हें लड़की की डेड बॉडी मिलती है और वो हॉरिफाई हो जाते हैं। सॉरी उसे दोबारा आइडेंटिफाई करने को बोलती है और वो क्लेम करता है कि वही सीरियल किलर है जो 9 मर्डर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सॉरी तुरंत कॉल काट देती है, स्टेट करते हुए कि वो किलर नहीं हो सकता। वो रियलाइज करती है कि वो जो भी है अब पुलिस को कांटेक्ट नहीं कर सकता। फैमिली फिर यूनाइट होती है प्रॉब्लम को साथ में डील करने के लिए। सबसे पहले वो कार को थरली क्लीन करते हैं सारे फिंगरप्रिंट्स हटाने के लिए।
ग्रैंडफादर का प्लान है कार को धक्का देकर पुलिस स्टेशन के बाहर छोड़ देना। सोरी अपने बच्चों को धक्का देने से माना करती है। ग्रैंडफादर यूज रीअश्योर करते हैं, बोलते हैं कि उन्होंने ऐसी सिचुएशन के लिए पहले से तैयारी कर रखी थी। उन्हें एरिया के हर सीसीटीवी कैमरा की लोकेशन पता है और वो आइडेंटिटीज छुपाने के लिए स्पेशल आउटफिट्स भी लाए हैं। जल्दी ही सब कार्टून कॉस्ट्यूम्स में रेडी होकर कार को साथ में पुश करने लगते हैं। रास्ते में ग्रैंडफादर रुकते हैं और बोलते हैं कि लड़की ने बहुत छोटी उम्र में अपनी जान खो दी। वो रुकते हैं और उसकी आत्मा के लिए प्रे करते हैं और बाकी काम करते हैं। अगली सुबह पुलिस स्टेशन के बाहर लड़की की बॉडी मिलती है। कार के अंदर एक नोट कहता है कि बेचारी लड़की किलर का शिकार बनी और उसकी बॉडी फैमिली को वापस कर देनी चाहिए। सीसीटीवी फुटेज ग्रुप को उनके कॉस्ट्यूम्स में कैप्चर करती है और पब्लिक ऑनलाइन उन्हें गाली देना शुरू कर देती है, अक्यूज करते हुए कि वो मर्डर को बच्चों का खेल समझ रहे हैं। ग्रैंडफादर ये सब न्यूज़ पर देखते हैं। बाद में सोरी नोटिस करती है कि बिम ने अपना पूरा ब्रेकफास्ट खत्म कर लिया है, जिससे वो एक्सट्रीमली खुश होती है क्योंकि अब उसने अपनी मॉम को एटलीस्ट एक चांस देना शुरू कर दिया है। ग्रैंडफादर कमेंट करते हैं कि जब फैमिली साथ खड़ी होती है सब कुछ आसान हो जाता है। सोरी फाइनली रियलाइज करती है कि ग्रैंडफादर ने ही उस आदमी को छोड़ा था बस फैमिली को करीब लाने के लिए। वो एडमिट करते हैं कि उन्हें शुरू से आदमी के बारे में सब पता था और उसकी कार इन्वेस्टिगेट कर चुके थे। पहले उन्हें लगा ये बहुत बड़ी गलती थी, पर बाद में समझे कि प्रॉब्लम जितनी बड़ी होगी फैमिली उतनी ही क्लोज ग्रो करेगी। सोरी सवाल करती है कि क्या उन्होंने कभी सोचा कि बच्चे डेंजर में आ सकते थे। ग्रैंडफादर रिप्लाई करते हैं कि वो भी कभी बच्चे थे। एक फ्लैशबैक दिखाता है सोरी को जू के साथ ट्रेनिंग कैंप से भागते हुए। उसकी मॉम यू से रोकने की कोशिश करती है और सोरी ऑलमोस्ट यू से मार देती है अपनी पावर्स से जब तक ग्रैंडफादर इंटरवीन नहीं करते, याद दिलाते हुए कि इस औरत ने उसे पाला है। वो उसकी जान बख्श देते हैं और एस्केप करते हैं। औरत धमकी देती है कि वो उन्हें हमेशा हंट करेगी और उनकी लाइफ हेल बना देगी। प्रेजेंट में वापस बिम बिम क्लास में अनाउंस करती है कि अब से स्कूल में कोई बुलिंग नहीं होगी और किसी स्टूडेंट को डर के जीने की जरूरत नहीं है। वो सियो को बोलती है कि उसके दादाजी ने यूसे सिखाया है कि यूसे किसी के तलवे चाटने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो खुद अपनी बॉस है। बैम बैम उसकी स्पीच पर प्राउडली क्लैप करता है। बाद में घर पे डिनर के टाइम सोरी बैम बैम को नया लैपटॉप गिफ्ट करती है। वो बिम बिम को बोलती है कि बुरा फील ना करे और प्रॉमिस करती है कि उसे भी स्मार्टफोन दिलाएगी। क्लियरली ये फैमिली प्रॉब्लम्स नॉर्मली सॉल्व नहीं करती, उन्हें अपग्रेड करती है। इसके बाद बैम बैम रिसर्च शुरू करता है कि क्लास मॉनिटर सॉक ने किन लड़कियों को ब्लैकमेल किया था। उसे पता चलता है कि सॉक उन लड़कियों की ऑब्सीन वीडियोस बनाता था और यंग बॉय नाम के बंदे को भेजता था। रियलिटी में यंग बॉय किम का निकनेम है, गिलजा का हस्बैंड, और वो एक थर्की है। सोही नाम की एक औरत किम के ऑफिस में काम करती है और किम के पास उसकी भी सिमिलर वीडियोस है। उन वीडियोस को यूज करके किम सोही को ब्लैकमेल करता है और फोर्स करता है वैसा करने को जैसा वो चाहता है। उसका फादर भी सेम कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड है। अगर यूज कभी वीडियोस का पता चला तो वो पूरी तरह टूट जाएगा। इसलिए सोही अपनी जॉब क्विट भी नहीं कर सकती, चाहे वो कितना भी चाहे। मीनवाइल सीरियल किलर एनिमल हॉस्पिटल के लोगों से बदला लेना चाहता है, यूज ह्यूमिलिएट करने के लिए। किसी तरह वो टोनी के फादर के बारे में पता लगा लेता है। वो चॉय को कॉल करता है और टोनी के इंजर्ड लेग के बारे में पूछता है। चॉय तुरंत सस्पिशियस हो जाता है कि इस आदमी को इंजरी का कैसे पता अगर वो कभी हुई ही नहीं। किलर फिर चॉय को वो वीडियो भेजता है जिसमें सोरी टोनी के साथ कुछ अजीब करती दिख रही है। चॉय वीडियो लेके अपने डॉक्टर के पास भागता है। देखने के बाद डॉक्टर एक्सप्लेन करता है कि यह हिप्नोसिस जैसा कुछ लग रहा है, पर वो भी पूरी तरह समझ नहीं पा रहा। वो कंक्लूड करता है कि टोनी फैंटम पेन से सफ़र कर रहा है, एक कंडीशन जहां इंटेंस दर्द फील होता है भले ही कोई फिजिकल इंजरी ना हो। किलर फिर सोरी को कॉल करता है और बताता है कि उसने लड़के के फादर को सब रिवील कर दिया है कि उसने उसके बेटे के साथ क्या किया। वो वार्न करता है कि चॉय अब उन्हें सबक सिखाएगा, क्योंकि चॉय एरिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर है।
एक ऐसा आदमी जिसका चाकू उसकी जुबान से तेज चलता है। चॉय सब जान के गुस्से में घर वापस आता है और गिल्जा को वीडियो दिखाता है। पूछता है कि क्या उसने उस दिन एनिमल हॉस्पिटल में कुछ अजीब नोटिस किया था। गिल्जा रिप्लाई करती है कि कुछ स्पेसिफिक तो नहीं देखा, पर लेडी डॉक्टर बहुत चालाक लग रही थी। तभी वो टोनी को उसकी मिजरेबल हालात में देखती है। बाप और बेटा रोने लगते हैं। टोनी की हालात बुरी तरह खराब हो गई है, क्योंकि उसे कॉन्स्टेंटली सपने आते हैं कि कोई उसका पैर काट रहा है। अपने बेटे को ऐसे देख के चॉय अनकंट्रोलेबल गुस्से से भर जाता है। खुद को शांत करने के लिए वो अपने पुराने दुश्मन से डील करने निकल जाता है। मीनवाइल ऑफिसर कैंग एनिमल हॉस्पिटल विजिट करता है, क्योंकि उनकी येलो वैन उस रात सीसीटीवी फुटेज में दिखी थी। पुलिस उन्हें वो कार दिखाती है जिसमें लड़की की डेड बॉडी मिली थी। ग्रैंडफादर बोलते हैं कि उन्होंने वो कार कभी नहीं देखी, पर उन्होंने एनिमल कॉस्ट्यूम्स पहने लोगों को देखा है। वो रिकॉल करते हैं कि ऐसे लोगों को एक दिन क्लब के बाहर खड़े देखा था। ये सुन के ऑफिसर सीधा उस क्लब जाते हैं। सेम टाइम पे चॉय क्लब के अंदर ओनर को बुरी तरह पीट रहा है, क्योंकि वो काफी दिनों से जगह खरीदने की कोशिश कर रहा है, पर ओनर मना करता रहा। जब कैंग चॉय को देखता है, पूछता है कि वो वहां क्या कर रहा है और क्या उसने अपने इलीगल बिजनेसेस बंद किए या नहीं। कैंग उसे कॉस्ट्यूम्स पहने लोगों की फोटोज दिखाता है और पूछता है कि क्या वो उसके क्लब में यूज होते हैं। चॉय रिप्लाई करता है कि यूज ही पता होगा। क्लेम करता है कि उसने क्लब बस आज ही खरीदा है। कांग फिर चॉय की रिस्ट पर चर्च ब्रेसलेट नोटिस करता है, बिल्कुल वैसा जैसा मर्डर्ड लड़की ने पहना था। चॉय एक्सप्लेन करता है कि उसने चर्च जाना शुरू किया है अपने पाप धोने और स्वर्ग जाने के लिए। कांग उस पर ट्रस्ट नहीं करता, पर क्लब चेक करने और कुछ सस्पिशियस न मिलने पर, क्योंकि चॉय के आदमियों ने सब साफ कर दिया था, ऑफिसर्स चले जाते हैं। बाद में किम अपनी कार पार्किंग एरिया में गलत पार्क करता है। जब सोही का फादर पोलाइटली यूज ठीक से पार्क करने को बोलता है, किम गुस्सा हो जाता है। वो आदमी को अंदर घसीटता है और मारता है। चिल्लाता है कि बाप और बेटी दोनों सिर्फ उसकी वजह से जिंदा है और वॉर्न करता है कि अपनी औकात ना भूलें। अपेरेंटली ह्यूमिलिटी ही वो एक चीज है जो किम ने अपनी लाइफ में कभी ठीक से पार्क नहीं की। स्कूल में बैम बैम सेक को कन्फ्रंट करता है और बोलता है कि वो सब जानता है। वो सियोक और ओल्ड मैन किम को अक्यूज करता है लड़कियों को अपने प्लेजर के लिए यूज करने का, और वार्न करता है कि पनिशमेंट जल्दी आने वाली है। बैम बैम फिर अपनी मॉम को कॉल करता है और इन्फॉर्म करता है कि एक और आदमी है जिसे उन्हें डील करना है, नाम किम, जो सियोक के साथ मिलके लड़कियों का शिकार करता है। बाद में चू बाहर निकलता है और सोही को एक बीमार बिल्ली के साथ बैठा देखता है। वो रिमार्क करता है कि एनिमल्स बोल नहीं सकते, तो अपना दर्द एक्सप्रेस नहीं कर सकते। सॉरी अप्रोच करती है और प्यार से सोही को बोलती है कि वो बोल सकती है अगर चाहे तो, और शायद वो उसकी हेल्प कर सके। अपनी सफरिंग से ओवरवेल्म होके सोही फाइनली टूट जाती है और अपनी स्टोरी शेयर करती है। वो एक्सप्लेन करती है कि वो और उसका फादर एक आदमी की गुलामी करने पर मजबूर है। रोज ऑफिस आवर्स के बाद यूजे उसके घर जाना पड़ता है, जहां वो यूजे जानवर की तरह ट्रीट करता है। उसने उसकी लाइफ नार्क बना दी है। सेम टाइम पे बिम बिम स्कूल से बिना बाम बाम के वापस आती है। अज्यूम करती है कि वो आगे निकल गया होगा। रियलिटी में बाम बाम और लूना को गैंगस्टर चॉय ने किडनैप कर लिया है। बाम बाम चॉय को बोलता है कि उसने गलत लड़की किडनैप की है, क्योंकि बिम बिम को कैप्चर करना था, लूना को नहीं। तभी सॉरी कॉल करती है। चॉय उसे बोलता है कि उसने उसके बेटे के साथ कुछ बहुत बुरा किया और ऑर्डर देता है कि अपनी बेटी को तुरंत ले आए अगर दोनों बच्चों को बचाना चाहती है। सॉरी अपने हस्बैंड को बोलती है कि अकेले जाए और बच्चों को रेस्क्यू करे, जबकि वो सॉही की प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रही है। चू चॉय के हाइडआउट पर अकेले पहुंचता है। मीनवाइल सॉरी खुद को प्रिपेयर करती है और किम से मिलने जाती है सॉही की जगह। बोलती है कि सॉही आज नहीं आ सकती, तो वो उसकी जगह आई है। इससे पहले
कि किम रिस्पॉन्ड भी कर पाए। सॉरी एक थप्पड़ में उसे बेहोश कर देती है। वो फिर छू को कॉल करती है और वो चॉय को बोलता है कि बैम बैम की मॉम एक बार उससे बात करना चाहती है। चॉय मान जाता है, मजाक उड़ाता है कि अपने बच्चों की चीखें सुन के शायद ये दूसरे लोगों के बच्चों की वैल्यू समझ आए। सॉरी बैम बैम को शांत रहने को बोलती है और अश्योर करती है कि उसका फादर सब हैंडल कर लेगा। वो छू को एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देती है कि उनमें से कोई मरना नहीं चाहिए, हालांकि उन्हें अधमारा करना एक्सेप्टेबल है। चू अपना चश्मा उतारता है और खुद को गैंगस्टर से भिड़ने के लिए तैयार करता है। Would you like me to identify the title of this movie or suggest similar K-dramas with supernatural themes?